So, good morning students, welcome to yet another video of Taiyari Jeet Ki. In this video, we will cover the short question and very short question from chapter 1 and 2. So, let's start. Okay, so here the questions is from chapter 1, Nature and Significance of Management. Let's start with question number 1. It is coordination is a deliberate act. Deliberate means what? कि coordination जो है वो deliberate है. Deliberate मतलब जानबूझकर करा गया काम है. How? The answer is you can also see the answer writing कि जो हमारे very short question है उसमें हमें आंसर राइट कैसे करना है. वहाँ पे सटीक जो लेटर्स है केवल वही लिखने हैं. आंसर को लेंथी करने की कोशिश यहाँ पे हम नहीं करेंगे. ओके, द आंसर इज coordination is deliberate task because a manager coordinate the work of different people carefully and thoughtfully. कि कोऑर्डिनेशन है उसको डेलिब्रेट टास्क इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे जो मैनेजर है वो कोऑर्डिनेट करता है. मैनेजर कोऑर्डिनेट्स वर्क ऑफ डिफरेंट पीपल केयरफुली एंड थॉटफुली. ठीक है, जानबूझ के लोगों का वर्क जो वहां पे है कोऑर्डिनेट करा जाता है. इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को गोल ओरिएंटेड परफॉर्मेंस बनाया जाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. कंटिन्यूअस मतलब कि चलती रहती है. हाउ? सो द आंसर इज इन मैनेजमेंट अ सीरीज ऑफ वर्क जो है फंक्शंस है वो चलते रहते हैं. स्टार्टिंग होता है प्लान से, एंड होता है कंट्रोलिंग से. So the management is a series of planning, organization, direction and staffing and controlling function are coordinate which continuously मतलब कि जो मैनेजमेंट में है बहुत सारे फंक्शंस किए जाते हैं और ये फंक्शन की एक पूरी प्रोसेस है. क्या प्रोसेस है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग. और ये फंक्शन जो है कंटिन्यू चलते हैं जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन रहता है तब तक ये फंक्शंस कंटिन्यू चलते रहते हैं. दैट इज व्हाई वी कॉल मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यू या कंटिन्यूअस प्रोसेस. लेट्स गो फर्दर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. मतलब कि कोऑर्डिनेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी मैनेजर्स की. हाउ? इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल टाइप ऑफ मैनेजर्स. कितने टाइप ऑफ मैनेजर्स होते हैं हमें लेवल पता है. टॉप, मिडिल एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर एंड ऑपरेशनल लेवल कोऑर्डिनेट विद ईच अदर देयर वर्क. ठीक है, तो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सारे जो लेवल है उनमें कोऑर्डिनेट करके चले. दैट इज व्हाई कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर. मेंशन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस आपको रटी हुई फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए. अभी तो मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन, ग्रुप एक्टिविटी, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. कोई से भी टू लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से भी बन के आ सकता है कि यहाँ पे आपको कोई इंपॉर्टेंस दे दी जाए, आपको उसको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो क्वेश्चन तो इसी तरह के फ्रेम होंगे बट कुछ लैंग्वेज डिफरेंस हो सकते हैं. तो सॉरी, इसमें इंपॉर्टेंस हमने क्या क्या लिए. मैनेजमेंट इज हेल्पफुल इन अचीविंग कलेक्टिव गोल्स, इंडिविजुअल गोल्स या फिर कलेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है. तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स या फिर मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. लेट्स गो फर्दर. राइट 1 फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट. जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो जो आप जानते हैं कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो टॉप लेवल से टॉप लेवल के सबऑर्डिनेट्स होते हैं. तो वहां से वो क्या लेते हैं, पावर लेकर डिवाइड करते हैं. कहाँ पे? फर्स्ट लाइन में. यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इंटरप्रेटिंग द प्लान्स मेड बाय द टॉप मैनेजर. जो टॉप मैनेजर्स हैं वो प्लान्स बनाते हैं, उनके प्लान को ये इंटरप्रेट करते हैं किसको? लोअर मैनेजमेंट या फिर फर्स्ट लाइन लेवल. ठीक है, एंड असाइनिंग नेसेसरी टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और नेसेसरी टास्क देते हैं किसको? मैनेजर्स. ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चला कि जो 3 लेवल है यहाँ पे प्लानिंग बनाता है टॉप लेवल. क्या करता है ये? प्लानिंग. मिडिल लेवल है वो क्या करता है? इंटरप्रेट करता है प्लानिंग. मतलब प्लानिंग जो है वो समझाता है और उस प्लानिंग के लिए काम करने के लिए नेसेसरी टास्क
और रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है। किसको देता है? फर्स्ट लाइन लेवल पे जो एक्चुअली वर्क करते हैं। ओके, सो कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अभी हमने पढ़ा था मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यहाँ पे बोला जा रहा है कोऑर्डिनेशन इज आल्सो अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम प्लानिंग एंड एंड विद कंट्रोलिंग। जो प्रोसेस है वो कोऑर्डिनेशन की प्लानिंग से ही स्टार्ट हो जाती है और कब तक चलती रहती है? जब तक मैनेजमेंट चलेगा, जब तक मैनेजमेंट के सभी फंक्शन चलेंगे उनके साथ साथ कोऑर्डिनेशन भी चलता रहेगा। दैट इज व्हाई इट इज एंड विद कंट्रोलिंग and again start with planning. Okay, the next question is what is management? मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन तो आनी ही चाहिए। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग टास्क विद द एम ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। इसमें आप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हैं, विद इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट। ठीक है, तो बहुत ही इजी डेफिनेशन बनाई गई है यहाँ पे कि मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कंप्लीटिंग द टास्क विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव विद इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली एफिशिएंटली आपको पता है, इफेक्टिवली टाइम से होता है कि टाइमली, और एफिशिएंटली मतलब कि विद इन द कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट एनी 2 सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब समाज के लिए जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या क्या है। ठीक है, तो बेटा आपको पता है 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं एक मैनेजमेंट के। सबसे पहले सोशल, कि आप समाज में रह के काम कर रहे हैं तो आप समाज के लिए भी तो कुछ करेंगे, तो आप क्या क्या चीजें समाज के लिए आपको करनी चाहिए, वो सब किस में आता है? सोशल ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में ऑफ कोर्स आप काम किसके लिए कर रहे हैं? किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप वहां के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या आप कर रहे हैं, वो सब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आता है। इसके बाद में आता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ठीक है, हमने समाज के बारे में सोचा, हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा, हम जब खुद के बारे में सोच रहे हैं, हम अगर कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो हमारा खुद का कुछ मोटो होगा, कुछ मोटिवेशंस होंगे हमारे काम करने के लिए, वो सब आते हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में। अभी यहाँ पे पूछा जा रहा है सोशल ऑब्जेक्टिव के कुछ 2 सोशल ऑब्जेक्टिव बताने हैं। तो आंसर इज टू क्रिएट फेवरेबल इकोनॉमिक वैल्यू फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी। मतलब इस तरह की आप जो वस्तुएं हैं, जो थिंग्स है, जो गुड्स है, जो मर्चेंडाइज अवेलेबल करवाइए कि डिफरेंट पार्ट, अलग अलग लोग, अलग अलग इकोनॉमिक लेवल के लोग उसको खरीद सके। ठीक है, मार्केट ऑफरिंग क्रिएट करी। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू डेवलपमेंट डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, जो ऐसा सेक्शन है डिप्राइव्ड, बिल्कुल नीचा सेक्शन जैसे हम कह सकते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं है, वहां के लोगों के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट डेवलप करना चाहिए। नेक्स्ट है लिस्ट एनी 2 इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए हमने ऑब्जेक्टिव, अब है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? द आंसर इज पर्सनल ग्रोथ। कि अगर हम कहीं पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो हमारा ये है कि हमारी खुद की ग्रोथ हो, हमें ट्रेन हो किसी काम में, हमारे स्पेशलाइजेशन हमारे में आए, तो किसके थ्रू हो सकते हो? प्रमोशन, ट्रेनिंग एक्सेट्रा। इक्वल रिकॉग्निशन, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम कलीग्स। इक्वल इक्विटी हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ में काम करने वाले कलीग्स हैं वो हमें अच्छे से ट्रीट करें, अच्छे से बात करें, हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट अच्छी हो, हमारा प्रमोशन हो। ठीक है, उसके बाद में आता है लिस्ट ऑफ एनी 2 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ पे लास्ट बचा था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, वो भी आ गया कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। सबसे पहले कि जो रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन के, 2 तरह के रिसोर्स होते हैं, 3 तरह के होते हैं एक्चुअली, ह्यूमन, मटेरियल और फिनेंशियल रिसोर्सेज, तो उसका हम बेटर इफेक्टिवली यूज करें, मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज उससे हम लें। टू मेंटेन द एक्सटेंस ऑफ बिजनेस, मेंटेन द एग्जिस्टेंस, कि बिजनेस को बनाए रखे एटलीस्ट, ठीक है, प्रॉफिट, ग्रोथ और वो सब तो बात की बात है, हम एग्जिस्टेंस बना के रखें बिजनेस का। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज मैनेजमेंट कॉल्ड अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट को ग्रुप एक्टिविटी क्यों कहा जाता है? मैनेजमेंट इज नॉट अ 1 person to do, 1 person task to do.
कि हम मैनेज करना चाहते हैं तो केवल मैनेजर मैनेज कर लेगा, ऐसा नहीं है। मैनेजर, सबऑर्डिनेट, सुपीरियर सबको मिलकर मैनेजमेंट करना पड़ता है। एवरी पर्सन इन द ग्रुप जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन विद सम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। हर इंसान कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए जो है वो ज्वाइन करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, बट अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ही वर्क टू फुलफिल द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी हाउ, कि मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट के साथ में अगर आप काम करेंगे तो आप एफिशिएंटली से काम करेंगे, काम टाइम पे होगा, कम कॉस्ट पे होगा। हाउ मैनेजमेंट रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, कि अगर काम मैनेजमेंट से होगा तो कॉस्ट कटिंग तो होगी ही, आपका रॉ मटेरियल इफेक्टिवली यूज हो रहा है, आपका टाइम इफेक्टिवली यूज हो रहा है, तो कॉस्ट तो कम होगी और आपकी प्रोडक्टिविटी क्या बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। वाई क्यों, क्योंकि हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, अपॉइंटिंग या फिर स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग एक्स्ट्रा करते हुए चल रहे हैं फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज। ठीक है, इतना सोच समझ के जब हम काम कर रहे हैं तो इफेक्टिवली तो होगा ही। नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, कि मैनेजमेंट में हम सोशल ऑब्जेक्टिव अभी पढ़े हैं तो ये बोल रहा है कि मैनेजमेंट हमें हेल्प करती है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी की। हाउ मैनेजमेंट हेल्प इन प्रोवाइडिंग बेस्ट क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, मैनेजमेंट के थ्रू हम बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट कम कीमत पे दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज हम अपना रहे, लोगों के वेलफेयर के लिए हम काम कर रहे हैं, और ये सब काम डेवलपमेंट ही है, ये सोसाइटी का काइंड ऑफ डेवलपमेंट, इट इज अ काइंड ऑफ अ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ओके, लेट्स गो फर्दर। क्वेश्चन नंबर 14, मेंशन एनी टू फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट हमने अभी पढ़ा था कि जो प्लान फॉर्मेशन होता है वो टॉप लेवल करता है। तो फर्स्ट है द एस्टैब्लिश हार्मनी इन द वर्क, कीपिंग इन माइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि हार्मनी मतलब कि शांति, एकता बना के रखना पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, ये काम किसका है, टॉप मैनेजमेंट का। एनालाइज द एनवायरमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस एनवायरमेंट को एनालाइज करना, देखते रहना, नजर रखना, और उसका आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है ये देखना भी किसका काम है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैनेजमेंट एज अ फंक्शन, कि मैनेजमेंट एज अ फंक्शन बताइए, इसका एक और क्वेश्चन बन सकता है और में ब्रीफली एक्सप्लेन मैनेजमेंट एज अ फंक्शन। ठीक है, मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ गेटिंग अदर पीपल टू डू द वर्क वाइल डूइंग द वर्क योरसेल्फ। ठीक है, कि मैनेजमेंट एक काम है लोगों से काम करवाने का, ठीक है, और साथ साथ में खुद भी काम करो। तो मैनेजमेंट कोई पावर नहीं है, मैनेजमेंट एक खुद एक फंक्शन है। ठीक है, तो जो मैनेजर होता है वो मैनेजमेंट का वर्क करता है, वो अचीविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव गोल्स क्यों करता है, ताकि जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करा जा सके। ऐसा तो है नहीं कि मैनेजमेंट बस मैनेजमेंट का ही काम करता है, उसके पास और कोई काम नहीं है। नो, वो खुद भी काम करता है, साथ साथ में मैनेज करता हुआ भी चलता है। एक्सप्लेन द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसमें आप फंक्शंस बता सकते हैं, इसको प्रोसेस, ये फंक्शन के साथ साथ में प्रोसेस भी है। ठीक है, अगर फंक्शन आ जाए तो आप इसको साइमल्टेनियसली या रैंडमली कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर प्रोसेस आ जाए तो आप पूरा सीरीज वाइज अच्छे से डायग्राम बना के लिखेंगे। प्लानिंग के बाद आप करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के बाद आप करते हैं स्टाफिंग, आफ्टर दैट डायरेक्टिंग एंड लास्ट और कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग से ये प्रोसेस वापस प्लानिंग से वापस से स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह का एक डायग्राम आप वहां पे बना के आ सकते हैं। मेंशन एनी फोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शंस हैं कि मैनेजमेंट इज अ पर्पसफुल प्रोसेस, किसी काम के लिए, किसी पर्पस को पूरा करने के लिए करा जाता है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, सभी जगह पे, चाहे से वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, या फिर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं भी, हॉस्पिटल्स हो, चर्च हो, टेम्पल्स हो, एजुकेशन हो, स्कूल हो, सब जगह जरूरी है। इसलिए दैट इज वाई मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव फंक्शन।
मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल मतलब मैनेजमेंट अलग अलग चीजों का करा जाता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनेजमेंट इज एन आर्ट. एक्सप्लेन मैनेजमेंट आर्ट है कैसे. तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस. कि यहाँ पे पढ़ के ऑब्जर्व करके उसको एक अपना एक्सपीरियंस अप्लाई करा जाता है मैनेजमेंट में. तो दैट इज वाई मैनेजमेंट इज आर्ट. अगर आपके इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो बस आप पूरा लिखने के साथ साथ इस पे इन 3 वर्ड्स पे एक बार अंडरलाइन कर लेना, आपको पूरे मार्क्स यहीं पे मिल जाएंगे. ठीक है. इन विच नॉलेज इज यूज एज पर द इंडिविजुअल एंड एफिशिएंसी एंड सिनेरियो सिचुएशनल रियलिटी. मतलब आपकी जो नॉलेज है वो आप अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ रियलिटी सिचुएशन कैसे उसके अकॉर्डिंगली अपनी नॉलेज को यूज करते हैं. दैट इज वाई मैनेजमेंट इज एन आर्ट. अब यहाँ पे पूछा है मैनेजमेंट इज एन साइंस. आर्ट तो है ही, साइंस भी है. हाउ? मैनेजमेंट इज अ साइंस बिकॉज मैनेजर यूज देयर इंटेलिजेंसी एंड स्किल अलॉन्ग विद साइंटिफिक मेथड. कि यहाँ पे मैनेजर अपनी इंटेलिजेंसी और स्किल लगाता है विद एक साइंटिफिक मेथड, प्री अप्रूव्ड मेथड के साथ, एंड टेक्निक्स, टेकिंग डिसीजन एंड टेकिंग एक्शन. So that is why management is a science also. Next question is, why is management considered an acquired talent? अर्न टैलेंट जिसे हम कहते हैं कि मैनेजमेंट अर्न करा जाता है या जन्मजात नहीं होता है. तो वाई मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एन एक्वायर्ड टैलेंट. तो मैनेजमेंट कैपेबिलिटी कैन बी डेवलप्ड इन एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. कि आप में हो सकता है मैनेजमेंट की क्वालिटी बचपन से हो, लेकिन वो डेवलप किसके थ्रू होगी? एजुकेशन और ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट. किस में ट्रेनिंग होगी? फील्ड ऑफ मैनेजमेंट में. देयरफॉर मैनेजमेंट इज कॉल्ड एक्वायर्ड टैलेंट. Who are included in high level management? आपको पता है कि तो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसमें कौन कौन आता है? उसमें सारे सीईओ, सीएफओ वगैरह आते हैं. तो चेयरमैन आएगा, चीफ सीईओ जिसे कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर, प्रिंसिपल. अगर आप स्कूल की बात करें तो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं. ठीक है. जब आप इस तरह का अगर आपके लेवल का चार्ट आता है तो आप इसमें लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेजिग्नेशन सीईओ, सीएफओ, जनरल मैनेजर. ये कौन हो गए? टॉप लेवल. तो इसमें यहाँ पे सारे मैनेजर्स आ गए, ये मिडिल लेवल हो गए, और यहाँ पे सारे वर्कर्स आ गए. ठीक है. यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, व्हाट डू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मीन? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है? तो यहाँ पे बताया गया मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर कॉम्प्रिहेंसिव एंड जनरल गाइडलाइंस. कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ओनली द गाइडलाइंस. ये आपको प्री रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देते हैं, ये केवल आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं. ये चीज जरूर लिख के आना कि जो गाइडलाइंस है वो आपको केवल हेल्प कर रही है किसी में? डिसीजन मेकिंग में. दिस क्लैरिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट. और यहाँ पे जो गाइडलाइंस है वो क्लैरिफाई करती है कॉज एंड इफेक्ट. ठीक. कोई प्रॉब्लम है वो क्यों हुई और उसका इफेक्ट क्या हो सकता है. नेक्स्ट है मैनेजरियल प्रिंसिपल एनहांस मैनेजरियल एफिशिएंसी. कि जो प्रिंसिपल यूज करेंगे आप तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी. हाउ? अंडरस्टैंड प्रॉपरली द वेरियस फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइंड सॉल्यूशन टू देम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से समझना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. तो दैट इज व्हाई वी कैन से मैनेजरियल प्रिंसिपल एनहांस द मैनेजरियल एफिशिएंसी. व्हाई इट इज सेड दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल, सब जगह एप्लीकेबल होते हैं. ठीक है. तो द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर अप्लाइड बाय ऑल कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल टूरिस्ट, स्मॉल एंड बिग, पब्लिक, प्राइवेट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. क्योंकि इसको ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है. ये जो प्रिंसिपल्स है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो उसको सभी भी किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में हम यूज कर सकते हैं. एक्सप्लेन एनी वन नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल. ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट. इसका एक और क्वेश्चन बन सकता है, राइट एनी 2 पॉइंट्स रिलेटेड टू नेचर ऑफ प्रिंसिपल. मैनेजमेंट थ्योरी कैन इंक्लूड टाइप ऑफ स्कॉलर्स एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सर्व एज द गाइडलाइंस फॉर वर्क. ठीक है. हाउ इज मोशन स्टडी डन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट? मोशन स्टडी कैसे किया जाता है?
तो मोशन स्टडी है साइंटिफिक मैनेजमेंट द टाइम टेकन इन द मूवमेंट, कि किसी भी काम करने को में जो टाइम मिलता है ऑफ डिफरेंट पोस्चर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क इज स्टडीज, कि टाइम एक्चुअली कितना लिया गया है और किसी काम करने में एक्चुअल कितना टाइम लगना चाहिए, ये स्टडी किया जाता है किसमें, मोशन स्टडी में। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का प्रिंसिपल क्या है? अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योर देयर शुड बी गुड सुपरविजन, क्लियर एंड फेयर प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट। सुपरविजन मतलब कि एक तो आप ओवरव्यू करें सभी सिचुएशन को, उसके बाद में एक फेयर एंड क्लियर प्रोविजन होने चाहिए पनिशमेंट के। तो यही हमारा डिसिप्लिन कहता है कि एक तो ओवरव्यू सुपरविजन अच्छे से होना चाहिए, और उसमें अगर कोई मिस्टेक करता है तो उसके लिए फेयर एंड क्लियर पनिशमेंट्स होनी चाहिए, उसमें कुछ पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। हाउ इज फटीग स्टडी डन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट? हाउ इज फटीग स्टडी? फटीग स्टडी मतलब आप थक जाते हो, थकान का स्टडी है, वो कैसे की जाती है? फटीग स्टडी इन साइंटिफिक मैनेजमेंट डिटरमाइंस द ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, कि कितने कितने टाइम के बाद में आप रेस्ट ले रहे हो, ये सब किसमें स्टडी किया जाता है? फटीग स्टडी में। टू कंप्लीट एनी टास्क, एक टास्क को कंप्लीट करने में आपको कितना रेस्ट चाहिए, कितना बीच में इंटरवल चाहिए, दैट इज स्टडीज इन फटीग स्टडी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव प्रोफाइंडेड बाय हेनरी फ्योर। इनिशिएटिव मतलब Fio's principle require employees to approve the development and the other implementation of their own approval for improvement, कि मतलब जो अगर आप चाहते हो कि आपके जो वर्कर है वो ट्रेन हो, उनकी ग्रोथ हो, तो वर्कर खुद आके उसके लिए बोले, खुद इनिशिएटिव ले, ये इनिशिएटिव का प्रिंसिपल आपको कहता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन। तो इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन मतलब अकेला नहीं होना चाहिए, एफर्ट जो होने चाहिए वो कॉपरेट होने चाहिए, कॉपरेटेड एफर्ट होने चाहिए, है ना। देयर शुड बी फुल कॉपरेशन इन लेबर एंड मैनेजमेंट, बोथ नीड्स दिस थिंग टू बोथ नीड ईच अदर, मतलब दोनों की नीड्स एक दूसरे को पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए हम दोनों को हमारी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे की नीड है। तो ये वाली लाइन देखिए, बहुत ही अच्छी लाइन है, बोथ नीड दिस थिंग्स दैट बोथ नीड ईच अदर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is one reason why management principle are not directive? कि जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो डायरेक्टिव नहीं है, वो आपको एक प्री मेड रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देते। तो बताइए कैसे? इसको हम देखेंगे। So the question was what is one reason why management principle are not directive, कि ये रेडीमेड सोल्यूशंस आपको नहीं देते हैं। How the principle of administration, the principle of management कर देंगे यहाँ पे, the principle of management are not inflexible because they are related to human behavior and are used according to demand of adverse circumstances, कि यहाँ पे जो स्टडी करी जाती है वो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करी जाती है, और इन बिहेवियर को यूज आप आपकी सिचुएशन की डिमांड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं आप एज इट इज जो है प्रिंसिपल उसको एज इट इज सॉल्यूशन के उठा के यूज करें, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। अपने स्किल्स के अकॉर्डिंगली आप उसका यूज करेंगे, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप उसको यूज करेंगे। तो व्हाई दे फ्योल प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ गैंगप्लैंक थ्योरी ऑफ स्केलर चेन में गैंगप्लैंक क्यों बताया गया है? तो आपने देखा है कि जो स्केलर चेन होती है एक सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन होती है, जिसको फॉर्मल कम्युनिकेशन पाथ होता है, जिसको किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करा जाता है। अब इस पाथ में क्या होता है कि अगर आपको कम्युनिकेट करना है जी से, तो आपको पहले बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी पे जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे गैंगप्लैंक बताया गया है कि इन स्पेशल सिचुएशन आप डायरेक्टली जाकर उसी कलीग से आप बात कर सकते हैं। तो स्टेप सीरीज अपीयर्स टू बी ए लॉन्ग प्रोसेस, कि जो अगर ये जो स्केलर चेन है वो एक बहुत बड़ी प्रोसेस है। इफ सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैज टू सेंड, कि अगर कभी कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भेजी जानी है, इट गेट डिलेड। इन केस ऑफ सच एग्जाम्पल एंड क्लेम फ्योल हैज प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ गैंगप्लैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज मीन बाय यूनिटी ऑफ कमांड? यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलती है कि आपको जो कमांड देने वाला है, जो ऑर्डर देने वाला है, वो इंसान एक ही, जो डायरेक्शन देने वाला जो इंसान है वो एक ही होना चाहिए। What is mean by unity of command is that an employee should receive order from only one officer, कि जो एम्प्लॉय है वो ऑर्डर रिसीव करे, उसको कमांड देने वाला केवल एक ही इंसान होना चाहिए। What do you mean by unity of direction?
It means there should be only one officer of execution task having the same purpose and he should receive same instruction. कि सभी जो एम्प्लॉयज होने चाहिए उनका जो पर्पस होना चाहिए काम का वो सेम होना चाहिए और वो इंस्ट्रक्शन देने वाला इंसान भी एक ही होना चाहिए जो उसको उसी पर्पस को पूरे करने के लिए डायरेक्शंस दे। अब यहाँ पे पूछा गया सेंट्रलाइजेशन का फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। इफ द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कंसंट्रेटेड, की जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो केवल एक ही हाथ में है या फिर बहुत कम हाथों में है तो उसको विद इन द टॉप मैनेजर, दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल का नेचर क्या है, ऑथोराइज्ड पर्सन कैन गो टू द सर्विस एरिया बट द एक्सटेंट ऑफ विच दिस कैन बी compatible depends on the nature of organization, business function, scale of finance, etc. Okay, so the nature of principles are general guidelines. The work of guidelines is done for the principle of questions, but these are not ready-made solution. कि जो ये general guidelines है but not ready-made solution है to all managerial possibilities. This is because actual situation are very complex. वाई क्यों है ये जनरल, क्यों हम रेडीमेड सोल्यूशन की जैसे यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज जो एक्चुअल सिचुएशंस होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। जरूरी नहीं है सभी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही तरह का रिस्क क्रिएट हो रहे हो, एक ही तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हो एंड डाइवर्ट्स अलग अलग होती है। बट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेट बिकॉज देयर इज हेल्पफुल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इक्विपमेंट। तो इसको अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते क्योंकि तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दे रहा, बट इसको पढ़ के हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन ईजिली निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है इट इज क्रिएटेड बाय प्रैक्टिस एंड रिसर्च, कि जो ये प्रिंसिपल बनाए गए हैं इसको बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके बनाए गए हैं। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजर आर क्रिएटेड थ्रू द एक्सपीरियंस एंड इंटेलिजेंस एंड रिसर्च फॉर ऑल मैनेजर। बहुत सारे मैनेजर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च करके प्रैक्टिस करके मैनेजर जो है प्रिंसिपल जो है आपके लिए बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल मैनेजर फील्स द एंट्री इनटू द ऑर्गेनाइजेशन इज मैंडेटरी फॉर एनी पर्पस। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। जो ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, मैंने बताया कि रिजिड नहीं है, इसको आप अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग, सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर प्रिंसिपल दैट मैनेजर कैन इम्प्लीमेंट दिस रिफॉर्म एज पर द डिमांड ऑफ द सिचुएशंस। ठीक है, मेनली बिहेवियर इन नेचर। अब यहाँ पे जो स्टडी की जाती है वो बिहेव की करी जाती है। ठीक है, तो द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर मेनली नेचुरल इन नेचर। दिस प्रिंसिपल हेल्प इन कम्युनिकेटिंग द प्रिंसिपल्स वेल अमंग द ह्यूमन बींग्स एंड असिस्टेंट टू गेट द सपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताई जाती है कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको वो कॉज, उसका कॉज क्या था और उसका इफेक्ट आपके बिजनेस पे क्या पड़ने वाला है। Relationship are established between cause and effect principles so that they can be used in large number of similar theory tell us what result can be happen if theory is used in a particular situation. Management implies the less definitions because they are largely ineffective in human behavior. Situation vary from real life, so it is difficult to establish causal relationship and causal never were delivered. Management principle help management to establish this relationship to some extent. Uncertainty. तो uncertainty मतलब the application of management principle is uncertain, impose restrictions of uncertainty of particular time change can be brought about the application of essential principle। कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है सिचुएशन अलग अलग हो सकती है टाइम अकॉर्डिंगली, तो प्रिंसिपल का मैनेजमेंट भी अनसर्टेन है, उसमें भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज हो रहा है, जो एनवायरमेंट में चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इसी सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे, इस वीडियो को हम कंटिन्यू रखेंगे जिसमें चैप्टर 2 के हम और क्वेश्चंस लेंगे, साथ में 3 और 4 को भी हम इसमें ऐड करेंगे। सो अभी ये जो PDF है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के विद आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जब तक आप इसी की ही प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 एंड 4 विल कंटिन्यू।